इस वीडियो में हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 के सॉल्यूशन को देखेंगे और वो भी सेक्शन 1 का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 का। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि डिनोट द डेसिमल नंबर्स 0.085 से 0.0875 इन रेशनल फॉर्म। इसको जो है रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 0.0875। ठीक है, इसको जो है जनरल फॉर्म में रेशनल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक, रेशनल फॉर्म में तो इसको हम लोग 0.0875 डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 1 0 0 1 2 3 4 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया 875 बाय 100। ठीक, इसको हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 175 और ये आएगा 200। इसको फिर अगर 25 से कैंसिल करेंगे ये 8 टाइम्स और ये 25 7। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया रेशनल फॉर्म में 7/8। रेशनल फॉर्म में क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, इसको चेंज कर देना। ठीक, तो ये क्या आ गया 7/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको जो है इरेशनल नंबर, ठीक है, दिखाना है इसको। ठीक, 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 5 माइनस रूट 3 इसको जो है इरेशनल नंबर दिखाना है। ठीक, उसके लिए देखिएगा, लेट अस, सबसे पहले हम लोग इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, इसको हम लोग रेशनल नंबर मान चुके हैं। इट मीन्स ये कि 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a/b हो गया, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहाँ पर a और b क्या इंटीजर्स है, एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर, मतलब इसमें कोई भी फैक्टर इसका नहीं होगा। ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर यानी दो ऐसा नंबर जिसका SCF 1 होगा, मीन्स उसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक, आर को प्राइम नंबर्स। तो इस चीज़ को हम लोग 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a/b लिख चुके हैं। तो अब यहाँ से हम लोग a/b यहाँ पर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो इसको हम लोग 5 माइनस a/b इसको इधर ले आए और रूट 3 को उधर लेके चल गए। ठीक है, तो 5 माइनस a/b हो गया। अब यहाँ पर जो है सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो 5 माइनस a/b इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो है a माइनस बी क्या हो गया, मेरा इंटीजर हो गया। इट मीन्स a/b क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और 5 भी एक रेशनल नंबर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, ये पूरा क्या हो जाएगा 5 माइनस a/b, ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, हेंस रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए कि रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होगा, दोनों यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मतलब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा। बट हम लोग जानते हैं क्या है, बट वी नो दैट रूट 3 को हम लोग पहले से क्या जानते हैं, एक इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सो our assumption is wrong। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, यहाँ पर हम लोग ऐसा मान चुके थे, जहाँ पर कि 5 सिर्फ और सिर्फ 5 क्या है, ये रेशनल नंबर है। और रूट 3 क्या है, ये हम लोग को पता चल गया कि रूट 3 क्या है,
ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। √3 क्या ये रेशनल नंबर नहीं है। जब ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर नहीं है, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया 5 माइनस √3 क्या एक इरेशनल नंबर है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जस्टिफाई। चलिएगा, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, देखिएगा इसी में देखिए ग्राफ, यहाँ पर जो ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे है ये हम पता कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर x एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस पर अगर यहाँ पर कहीं भी दो जगह पर कट रहता है, ठीक, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कैसे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो नंबर ऑफ जीरोज 2 आता है, ठीक है। इसका 2 ही जीरो आता है, ठीक, अल्फा और बीटा। इसीलिए इसको x एक्सिस पर 2 ही जगह कट करना चाहिए था, लेकिन इसमें 1 2 एक जगह यहाँ पर कट हो रहा है, एक ये और एक ये, 3 जगह कट हो रहा है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, ठीक। इसलिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज नो सॉल्यूशन y। तो y = 0, तो y = 0 मीन्स क्या, कि यहाँ पर y = 0, तो यहाँ पर जो है x और 0, तो y = 0 मीन्स क्या, x जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y क्या होगा, 0 होगा। तो y 0 होगा मीन्स क्या, x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 ही होगा, चाहे पॉइंट यहाँ ले या फिर यहाँ, चाहे यहाँ या फिर यहाँ। तो y = 0 मीन्स क्या, x एक्सिस, y = 0 मीन्स x एक्सिस। तो एक ग्राफ तो ये बन गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया ग्राफ y = 0 का। नेक्स्ट है इसमें ग्राफ किसका, y = -7। तो y = -7 कहीं ना कहीं नीचे होगा, इस तरह से मान लीजिए -7 यहाँ पर है, तो y = -7 का ग्राफ ये बन गया, ठीक। तो एक लाइन मेरा ऐसे है, ठीक है, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे है और एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे है, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है, ये दोनों ग्राफ आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जैसे यहाँ पर पैरेलल का कंडीशन आ गया, मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और इसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है हैज नो सॉल्यूशन हुआ, इसीलिए कि y = 0 और y = -7 जो यहाँ पर आया था, इसका ग्राफ कैसा बन गया था, पैरेलल ग्राफ बन गया था। पैरेलल ग्राफ जब बनता है उसका सॉल्यूशन नहीं होता है और वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। एक लाइन है जो कि y एक्सिस और x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, x डैश, और ये हो गया y और ये y डैश। तो y एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट P है और x एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट Q है, तो P और Q को एक लाइन सेगमेंट से इसको हम ज्वाइंट कर दिए, ठीक है। तो अब देखिएगा y एक्सिस पर एक पॉइंट है P, ठीक है, और x एक्सिस पर एक पॉइंट है कोई भी Q। अब कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये जो लाइन PQ है यहाँ पर कहीं भी इसका मिड पॉइंट है, मान लेते हैं ये R है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट है कितना, 2 - 5, ये हो गया 2 - 5। तब जाकर हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो P का कोऑर्डिनेट हमको एक कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है, ठीक है, y एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है तो वहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और x एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर लाई करता है, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो वहाँ पर x एक्सिस x होता है और y एक्सिस 0 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 0 और y, 0 x और 0 पता चल गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट दोनों का। इट मीन्स इसका तो एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया 0 और इसका भी एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया 0, तो y का वैल्यू फाइंड करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर
ये P हो गया और ये Q हो गया, ये मिड पॉइंट R हो गया 2 - 5 और ये हो गया 0y और ये हो गया x 0। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर हम लोग देखें R 2 - 5 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 प्लस x2, ये हो गया x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस x/2। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा y के लिए y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 0/2। तो यहाँ से 2 इक्वल्स टू x/2 हो जाएगा और -5 इक्वल्स टू y/2 हो जाएगा। देन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 आ गया और y इक्वल्स टू -10 आ गया। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा 0 है और y का वैल्यू कितना है -10। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 0 -10 आएगा और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x 0 है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, x कितना आया था वैल्यू 4 आया था। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका सॉल्यूशन आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल PQ is a chord and the tangent PR at P makes an angle of 70 degree with the PQ, then find angle POQ। तो यहाँ पर PR एक टेंजेंट है और O सेंटर है। ठीक है, PQ यहाँ पर एक कोड है जो कि ये कोड जो इस टेंजेंट से एंगल बनाए कितना 70 डिग्री। ठीक है, तब जाकर हम लोग फाइंड करना एंगल POQ और ये एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है इसका टेंजेंट का, ठीक है, वहाँ पर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। जब ये एंगल यहाँ 90 हो गया और इसमें ये एंगल 70 दे रखा है तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होगा, ये एंगल, ठीक है, OPQ, ठीक, ये एंगल यहाँ पर ये वाला एंगल दिख रहा है कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब देखिएगा इस ट्रायंगल में सिर्फ देखिएगा इसे जो बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस ट्रायंगल में जब देखिएगा ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों क्या है इक्वल है। ठीक, इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा। अगर ये 20 आया तो ये भी 20 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब देखिएगा बाय सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से इन ए ट्रायंगल में, ठीक, 20 + 20 इसको मान लेते हैं x, तो 20 + 20 + x इक्वल्स टू 180, 40 + x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस 40 करेंगे तो x इक्वल्स टू ये एंगल कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 140। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द रोड। ठीक है ना, मान लीजिए ये हो गया रोड, इस तरह से यहाँ पर जो है एक कार को पार्क किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। ठीक है, यहाँ पर जो 150 मीटर का एक टावर है, ठीक, और यहाँ से इस कार को देखा जा रहा है तो एंगल यहाँ पर जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा कितना का बन रहा है 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए यहाँ से एंगल बनाएंगे इस तरह से, ठीक, तो ये एंगल यहाँ से कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, ये 30 है और तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, ये 30 हो गया। तो हम लोग को फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। ये हो गया टावर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर कार है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं ये x डिस्टेंस का है। ठीक, ये A हो गया, ये B और ये C। तो हमको यहाँ पर BC का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि BC इक्वल्स टू x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल दे रखा है और AB साइड दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यूज क्या करेंगे tan 30, चूँकि हमको इसी का वैल्यू चाहिए। ठीक, और ये दे और ये चाहिए भी नहीं और ये गिवन भी नहीं है, तो हम लोग इसका और इसका यूज करेंगे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में रहता है 10 में रहता है। ठीक है, तो P/B यानी कि AB/BC, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू AB का वैल्यू 150 दे रखा है और BC, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे BC इक्वल्स टू 150 × √3 आ गया, यही क्या आ गया x का वैल्यू
150 इंटू रूट अंडर 3। तो ये था क्या क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 का और देखते हैं। इफ ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। एक लेडर है जिसका कि लेंथ दे रखा है 10 मीटर, रिचेज ए विंडो, ठीक है, वो एक खिड़की तक पहुंचा हुआ है जिसका जो कि मतलब ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर है, ठीक। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, ये और का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो मान लीजिए इस तरह से कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक खिड़की रहा हुआ इस तरह से, ठीक, और ये ग्राउंड हो गया मेरा। तो यहाँ से इस विंडो तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है, ठीक। तो यहाँ से जो लेडर लगा हुआ है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है, 10 मीटर है, ठीक। उसके बाद इफ ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो ऑफ 8 मीटर एबव द ग्राउंड, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो इसमें तो बस यही दे रखा है 10 और 8, ठीक है। और हम लोग को फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पर ये फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पर एंगल बन गया कितना, 90 डिग्री का एंगल, ठीक। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 10 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर नाम देते हैं ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया 100 माइनस 100 इक्वल्स टू 64 प्लस बी सी स्क्वायर। देन यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस 64 इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ से आ गया 36 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, देन बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से बी सी कितना आ गया, ये 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन किसका था, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो ये भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का ही होना चाहिए था। अगर इसमें यहाँ पर एंगल दे देता है तब जाकर के इसका आंसर कुछ हो रहा था। अगर मान लीजिए एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे इसमें क्वेश्चन में एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है, अगर मान लीजिए एंगल यहाँ पर 30 डिग्री रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, 10 30 यूज करते इक्वल्स टू 8 बाय, इसको अगर x मान लीजिए तो ये हो गया 8 बाय एक्स। 10 30 का वैल्यू 1 बाय रूट अंडर 3, तो 8 बाय एक्स, देन x इक्वल्स टू 8 इंटू रूट अंडर 3, इसका मीटर, इसका ये डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2 coins of diameter 2 centimeter and 4 centimeter respectively are kept one over the other as shown in the figure। मतलब कि एक कॉइन है, ठीक है ना, दो कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन का, दो कॉइन है जिसमें कि एक कॉइन का डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया फर्स्ट कॉइन, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक और कॉइन को रखा है कुछ इस तरह से, जिसका कि डायमीटर कितना है, 2 मीटर। तब जाकर के हम लोग को ये वाला पोर्शन जो दिखता है, ठीक है, इस पोर्शन का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि अगर हम लोग आउटर मोस्ट सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, आउटर मोस्ट सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, ठीक है, तो वहाँ से इसका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, तो कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट सर्कल ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 4/2 करेंगे। उसके बाद स्मॉल आर 2/1 करेंगे, 2/2 करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। तो आउटर मोस्ट सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर। यहाँ से हो गया 4 पाई माइनस पाई, यानी कि ये हो गया 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक, इस रीजन का एरिया आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1 ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40। 1 ticket is drawn at random from a bag containing ticket numbered 1 to 40। Find the probability that the selected ticket has number which is a multiple of 5। मतलब कि एक बैग में जो है 1 to 40 तक का टिकट रखा गया है। अब रेंडमली उससे जो हम लोग को
टिकट निकालना है, जो कि जब उससे हम लोग को रेंडमली टिकट निकालना है, एक टिकट, और उस टिकट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो कि 5 का मल्टीपुल है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना हो गया इसमें, टोटल नंबर ऑफ टिकट यानी कि टोटल आउटकम कितना हो गया, ये 1 से लेकर के 40 तक है, तो ये हो गया 40। अब उसमें से हम लोग को फेवरेबल आउटकम जो मेरा हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मल्टीपुल ऑफ 5। ठीक है, तो मल्टीपुल ऑफ 5 1 to 40 में क्या क्या रहेगा, 5 10 15 20 25 30 35 40। तो फेवरेबल आउटकम हो कितना गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी का क्या चाहिए, इसी का हम लोग को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो 8/40 करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो 8 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, थ्री बेल्स टोल एट इंटरवल्स ऑफ 9 12 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम दे विल टुगेदर। मतलब कि एक यहाँ पर एक बेल है जो कि 9 मिनट्स के इंटरवल में वो हमेशा टोल होते रहता है। ठीक, मान लीजिए फर्स्ट बेल है जो कि 9 मिनट में हो रहा है, मतलब 9 मिनट के इंटरवल में हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर 18 में होगा, फिर उसके बाद 27 मिनट में, इस तरह से होते रहेगा। सेकेंड बेल है जो कि 12 मिनट के इंटरवल में हो रहा है। ठीक है, टोल हो रहा है। ठीक है, तो ये 12 हो गया, 24 36 मिनट में होगा, इस तरह से होते रहेगा। थर्ड बेल जो है वो 15 मिनट के इंटरवल में टोल हो रहा है। ठीक, तो मान लीजिए 15 हो रहा है तो ये 30 होगा, फिर 45 में होगा, डॉट डॉट इस तरह से होते रहेगा। तब जाकर हम लोग को फाइंड करना है कि आखिर कितने समय बाद वो जो है एक साथ टोल होगा। ठीक है, कितने समय बाद वो एक साथ टोलिंग करेगा। तो उसके लिए हम लोग को जो है यहाँ पर इंटरवल जो दे रखा है, ठीक है, उसका एलसीएम फाइंड करना रहता है। ठीक, तो 9 12 और 15 का 9 12 और 15 का अगर हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं तो 3 3 जा 9 4 5। तो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 3 × 3 × 4 × 5, ये हो गया 9 × 20 यानी कि 180। 180 क्या, मिनट। तो 180 मिनट मीन्स कितना, ये हो गया 3 आवर के बाद ये तीनों बेल जो एक साथ टोलिंग करेगा 3 आवर पर। ठीक है, 3 घंटे पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अरुणा हैज ओनली 1 रुपीज एंड 2 रुपीज coins with her. If the total number of coins that she has 50 and the amount of money with there is 75 rupees, then find the number of 1 rupee and 2 rupee coins. मतलब अरुणा के पास जो है 1 रुपीज और 2 रुपीज का कॉइन्स है। ठीक है, अरुणा के पास जो है 1 रुपीज और 2 रुपीज का कॉइन्स है। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सी हैज इज 50, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 50, जिसमें कि इस टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में जो है 1 रुपीज का भी कॉइन्स है और इसमें जो है 2 रुपीज का भी कॉइन्स है। लेकिन कितना है इसमें 1 रुपीज का कॉइन्स और कितना इसमें 2 रुपीज का कॉइन्स, वही हमको नहीं पता है, तो इसको हम लोग सपोज कर लेंगे। ठीक है, लेट नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स नंबर ऑफ कॉइन है 1 रुपीज का। ठीक, एंड लेट नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इक्वल्स टू वाई। अब इस दोनों को मिलाकर कितना टोटल 50 कॉइन्स है, मीन्स x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट बन गया ये। अब सेकेंड इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ मनी विथ देयर इज 75 रुपीज। ठीक है, अब उसके पास इस दोनों को मिला करके अमाउंट जो है, ठीक है, टोटल अमाउंट उसके पास 75 रुपीज़ है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल यहाँ पर कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पर कि 2 रुपीज़ है। ठीक है, 2 रुपीज़ आपके पास, 2 रुपीज़ का 5 कॉइन्स है। तो 2 रुपीज़ का 5 कॉइन्स है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितना टोटल रुपीज़ है, ठीक है, तो क्या करते हैं 2 × 5 10 करते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ का
₹10 का 5 नोट्स है, ठीक है। यहाँ पर से यदि आपसे पूछा जाएगा कि टोटल आपके पास कितना रुपीज़ है, आप क्या बताए 10 × 5 ₹50 है। मीन्स क्या कर रहे हैं कि कैसा आपके पास मतलब क्या आपके पास कितना रुपीज़ है, ठीक है, कितना रुपये का सिक्का है और नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर x कॉइन है ₹1 का और y कॉइन है ₹2 का, तो x × 1 प्लस 2 × y करेंगे इक्वल टू टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा x 1 × x प्लस 2 × y इक्वल टू ₹75। ये हो गया 75, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 75। अब जाकर के क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 50 और x प्लस 2y इक्वल टू 75, इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू आ जाएगा। तो वही हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितना आएगा और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितना आएगा, x और y का जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है। तो मान लेते हैं इसका एक रूट अल्फा है, लेट वन रूट इज अल्फा, देन अदर रूट जो हो जाएगा इसका, ठीक है, वो उसका रेसिप्रोकल है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। तो दो रूट ऐसे भी पता चल गया, एक अल्फा है दूसरा क्या है 1/अल्फा है, ठीक। तो तब जाकर के मेरे पास इक्वेशन जो है वो है यहाँ पर इक्वेशन k - 1 × x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करना है। k मीन्स यहाँ पर देखिए ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से यार इट मीन्स ये कि हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो b माइनस b/a होता है एक फॉर्मूला में सम ऑफ 2 जीरो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 2 जीरो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस 1/अल्फा करेंगे तो अल्फा का तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो वहाँ से तब फिर के का वैल्यू फाइंड हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हम करें 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा माइनस b/a करना पड़ेगा, तो 10/k - 1 करना पड़ेगा यहाँ से। तो के का वैल्यू फाइंड करना, उसके लिए हमको अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज का यूज करना है, अल्फा इंटू 1/अल्फा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है, बीटा यहाँ पर क्या है 1/अल्फा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a, c कितना है 3/k - 1, तो 3/k - 1, ये अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3/k - 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k - 1 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3 प्लस 1, k इक्वल टू 4, यहाँ से इसका वैल्यू आएगा k का वैल्यू 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी में, इफ द सम ऑफ एक और क्वेश्चन इसका और है, इफ 1/2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कुछ नहीं करना है, जो भी इसका रूट्स रहता है ना, ठीक, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक। 1/2 को इसमें अगर हम पुट कर देंगे x की जगह पर तो वहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिएगा इक्वेशन है x² माइनस x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 और इसका एक रूट दे रखा है कितना 1/2। तो इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ये हो गया 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू चाहिए तो k को हम लोग इस साइड भेज देंगे, इधर बचेगा 1/4 माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस k/2, एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पर होगा 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस k/2, ये आ गया माइनस 4/4 इक्वल टू माइनस k/2, ये हो गया 1 और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2, k का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 देन फाइंड इट्स 20th टर्म। देखिएगा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज 1050, ठीक है।
इट मीन्स ये कि S14 इक्वस टू 10 50 दे रखा है। उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, A इक्वस टू 10 दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 10 दे रखा है, ठीक है। तब जाकर के हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड इट्स 20th टर्म, ठीक है, यानी कि T20 हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, सोचना यहाँ से T20 में क्या क्या यूज होने वाला है, ठीक है। तो T20 यानी कि Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस Tn यहाँ पर n कितना है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया A का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 प्लस 19D। T20 का वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस 19D, जिसमें कि D का वैल्यू पुट करना होगा। अभी D का वैल्यू हमको लाना होगा, कहाँ से, वो यहाँ से लाएंगे, ठीक है। कैसे आएगा, तो S14 इक्वस टू Sn का फॉर्मूला यहाँ पर n बाय 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S14 का वैल्यू कितना है 1050, तो यहाँ से कितना हो गया 1050। n बाय 2 यहाँ पर n के जगह पर कितना है 14, तो 14 बाय 2 इक्वस टू 2। A का वैल्यू कितना है 10, 2 इंटू 10 20 हो गया, प्लस n का वैल्यू कितना है 14, तो 14 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना हो गया 13D। तो ये हो गया 1050 इक्वस टू 7, 2 से कैंसिल कर देंगे 7 इंटू 20 प्लस 13D हो गया यहाँ पर। और ये हो गया 1050 इक्वस टू 140 प्लस 91D हो गया, ठीक है। अब इस 140 को इधर भेज देते हैं, तो 1050 माइनस 140 इक्वस टू 90D हो जाएगा। ये 0 हो गया, और ये 5 माइनस 4 और ये 1 हो गया है, ठीक। 10 माइनस 1 9 हो गया, तो 91D इक्वस टू 91D इक्वस टू 910 आ गया। तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया। D का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया D का वैल्यू, ठीक। तो इस D के वैल्यू किसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देंगे 10 प्लस 19 इंटू 10। तो यहाँ से आ गया 10 प्लस 190 और ये कितना आ गया 200। तो T20 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 200, यानी कि 20th टर्म कितना आ गया यहाँ पर 200। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, AP का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन फिगर PA एंड PB, ये है PA और ये PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। इफ PA एंड PB परपेंडिकुलर, PA और PB के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो यहाँ पर ये कितना है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, PA और PB के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। और यहाँ से रेडियस कितना दे रखा है, ये रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तब जाकर के हम लोग को फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, PA और PB का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखिएगा ये 90 है, यहाँ पर जो है रेडियस और टेंजेंट, यहाँ पर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, और यहाँ भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस जो टेंजेंट पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पर चूंकि क्या बन रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसका सम कितना होता है 360 होता है, जिसमें कि 3 एंगल कितना आ गया 90 90, फोर्थ एंगल क्या वो भी 90 होगा, ठीक। तो अब 90 डिग्री एंगल जो है वो दो ही क्वाड्रिलेटरल में होता है, एक होता है रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 और एक होता है स्क्वायर में। तो या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो फिर स्क्वायर होगा। तो अब देखिएगा इसको हम यहाँ पर A ले लिए हैं, इसको यहाँ पर ये P, और ये जो है इसको यहाँ पर ये B, और ये सेंटर C यहाँ, उसी तरह से A P B C। अब देखिएगा CA जो है CA कितना है 4 है, CA 4 है, और BC क्या है ये भी 4 है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी 4 हो गया, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रेक्टेंगल नहीं होकर के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको रेक्टेंगल स्क्वायर से मतलब नहीं था, हमको यहाँ पर एक्चुअली में क्या फाइंड करना था, साइड फाइंड करना था, ठीक। PA और PB फाइंड करना, तो PA भी 4 होगा
और पी भी क्या होगा 4 होगा। यहाँ से ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया। ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए थिन वायर इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 77 सेंटीमीटर, इट इज बेंट इनटू ए स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो एक सर्कल, ए थिन वायर इज इन द शेप ऑफ सर्कल, एक थिन वायर है जो कि सर्कल के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 77 सेंटीमीटर है। अब इसको बेंट करके ना, इसको बेंट करके एक स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया गया है। तो जब इसका सर्कल का रेडियस जो है 77 सेंटीमीटर है, जब उसको बेंट करके हम लोग स्क्वायर बना रहे हैं तो उसका भी कुछ न कुछ साइड होगा, तो वही साइड पूछा जा रहा है। तो बेंट करके चाहे कुछ भी बना लीजिए, ठीक है, एक सर्कल को बेंट करके कुछ भी बना लीजिए। यहाँ पर वायर, इसमें जितना वायर यूज हुआ होगा, ठीक है, उतना ही वायर तो इसमें भी यूज हुआ होगा। ठीक है, भले इधर कुछ भी नंबर ऑफ साइड जो भी आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें जो कितना वायर इसमें यूज हुआ है, मतलब क्या, इसका पेरीमीटर फाइंड कर, लेंथ ऑफ वायर में क्या पेरीमीटर फाइंड करते हैं, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू, इसमें भी मान लीजिए यहाँ पे इसका स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके स्क्वायर में जो है क्या यूज हो रहा है, वायर। ठीक है, इसका मतलब इसमें लेंथ ऑफ वायर में क्या पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 77 इक्वल टू पेरीमीटर 4 इंटू साइड, और हमको साइड इसमें फाइंड करना है। तो 7 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 44 इंटू 11 इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, इस 4 से ये 11 कैंसिल हो, 44 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स में। तो देयरफॉर साइड क्या आ गया यहाँ से 11 इंटू 11 इक्वल टू 121 सेंटीमीटर का साइड का ये स्क्वायर बनेगा। ठीक, यानी कि 77 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल को जब हम लोग बेंड करके एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो उस स्क्वायर का साइड जो होगा 121 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन था हम लोग का 13। अब जो है क्वेश्चन होगा इसका 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 है, 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो। मान लेते हैं कि वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम टू द सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम V1/V2 इक्वस टू, तो V1/V2 इक्वस टू इसका हो जाएगा A1 क्यूब बाय A2 क्यूब। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया A क्यूब, सेकेंड क्यूब का वॉल्यूम A2 क्यूब, इसका रेशियो दे रखा है 1/27। ठीक, तो इसको हम लोग A1/A2 का होल क्यूब इक्वल टू 1/27 लिख सकते हैं। तो यहाँ से A1/A2 कितना आ गया 1/27। तो यहाँ से A1/A2 कितना आ जाएगा 1 क्यूब रूट होगा, तो 1/3 आ गया यहाँ से A1/A2। ठीक है, दोनों यहाँ से दोनों क्यूब का जो साइड का रेशियो कितना आ गया 1/3। अब हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का रेशियो इसमें हमको फाइंड करना है 6A1² 6A2², इसका रेशियो चाहिए। ठीक है, तो 6 कैंसिल हो गया, तो A1² A2², इसको हम लोग लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर, और A1/A2 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/9, इसका रेशियो आ जाएगा उसके सरफेस एरिया का। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन 14 था। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग जो है अभी देखे थे सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 के, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 के सेक्शन 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 2 लेकर के क्वेश्चन 1 से लेकर के 14 तक। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 15 16, और उसके बाद फिर इधर सेक्शन 3 और सेक्शन 2 में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये हम लोग पहले देख चुके हैं, जो कि जिसका प्लेलिस्ट तैयार है। ठीक, आप लोग अगर नहीं देखें जा करके देख सकते हैं।